अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर पर नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा दिन तो नहीं हुए जब आज की हुकूमत और उस वक्त की अपोजिशन आवाम को एक लॉलीपॉप देती थी और वो ये कहती थी कि बस आप हमें किसी न किसी तरह इक़्तिदार में आने दें, आप हमें हुकूमत के लिए, हुकूमत बनाने के लिए चुन लें और फिर देखें कि हम आपकी ज़िंदगियों में सुकून ही सुकून, आराम ही आराम और पता नहीं क्या क्या हम आपकी ज़िंदगियों में ले आएंगे। लेकिन हुआ उसके बिल्कुल उलट। और जब हमने ये देखा कि महंगाई मुकाओ मार्च करने के बाद जो हुकूमतें आईं और वो हुकूमतें जो कहती थी कि खान ने महंगाई के बम मार मार के अवाम का भुरकस निकाल दिया है, वो आज उनसे कई 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 हाथ आगे चली गई। आज वज़ीर आज़म साहब ने एक और बड़े बड़े ऐलानात कर दिए। उन ऐलानात के असरात क्या होंगे ये तो हम अपने प्रोग्राम में जानेंगे, लेकिन आज वज़ीर आज़म साहब क्या फरमा रहे थे और क्या तकाज़े कर रहे थे, ज़रा सुनिएगा। आज ये फैसला किया गया है कि बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पॉवर्टी एलिविएशन टैक्स, जो अफराद सालाना 15 करोड़ से जायद कमाते हैं उनकी आमदन पर 1% गुर्बत कम करने का टैक्स लगाया जा रहा है। जो अफराद 20 करोड़ रुपए से जायद उनकी आमदन है उनके ऊपर 2% टैक्स लगाया जा रहा है और जो अफराद 25 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 3% टैक्स लगाया जा रहा है और जो लोग 30 करोड़ रुपए से जायद कमा रहे हैं उनके ऊपर 4% टैक्स लगाया जा रहा है। अच्छा, बताया तो हमें ये जा रहा है कि जी ये गुर्बत मुटाओ टैक्स होगा, सुपर टैक्स होगा, जो बहुत अमीर हैं उनसे उतना ज़्यादा टैक्स होगा, लेकिन अमूमी तौर पे हमने ये देखा है कि अमीर का जो मुनाफा है, सेठ का जो मुनाफा है वो मुनाफा उतना ही रहता है, जो इजाफी टैक्सेस होते हैं वो उसकी वसूली आवाम से होती है। किस तरह से इसको मेक श्योर किया जाएगा, थोड़ा सा आगे चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब, बड़ा स्माइलिंग फेस, आज भी वो मुस्कुरा रहे थे, जब पेट्रोल बम गिराते हैं तब भी वो मुस्कुराते हैं, आज भी मुस्कुराते हैं। उन्होंने एक क्रेडिट लेने की कोशिश की, वो क्या क्रेडिट ले रहे थे ये भी सुन लीजिएगा। स्पीकर, आप इस बात की मुझे क्रेडिट दें कि मैंने अपने वजीर आजम के बेटों की कंपनी के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगाया है और मैं अपनी कंपनियों के ऊपर भी ज्यादा टैक्स लगेगा तो अल्लाह ताला की मेहरबानी से मेरी कंपनियां 20 करोड़ रुपए से ज्यादा टैक्स देंगी जितना देती थी उससे। सवाल सिर्फ इतना सा है कि जी आप वज़ीर आज़म के बेटों से कहिए और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब के बच्चों से कहिए कि अपनी जायदादें बेचें, पाकिस्तान में पैसा लेकर आए, तो फिर हम जानेंगे कि जी आप वाकई कितने सच्चे हैं इस मुल्क के साथ। इस पर एक कमेंट, और वैसे भी 3 कोकोमो में से एक रह जाएगी। असद उमर साहब ने इस पर एक रिएक्शन दिया, बल्कि अली नवाज अवान साहब, असद उमर साहब दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। क्या कह रहे थे सुन लीजिएगा। पैदावारी सेक्टर्स जो हैं मईशत के, उनके ऊपर इन्होंने जाकर तमाम सेक्टर्स के ऊपर 4% टैक्स लगा दिया है और चंद जो बड़े बड़े सेक्टर्स हैं जिसके अंदर सीमेंट, स्टील, शुगर, ऑयल एंड गैस, LNG, बैंक्स हैं, ऑटो है और पता नहीं कौन कौन है, उसके बाद उनकी आमदन के ऊपर इजाफी टैक्स और भारी इजाफी टैक्स लगा दिए। जो पिछले 20 साल की पॉलिसी थी कि आहिस्ता आहिस्ता उसको हम कम करके ला रहे थे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जो मेहमान है उनसे आपकी मुलाकात करवा देती हूँ, बल्कि तारुफ करा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद है अली नवाज अवान साहब, MNA है, PTI के रीजनल प्रेसिडेंट, PTI फॉर्मर स्पेशल असिस्टेंट अफेयर्स ऑफ कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अस्सलाम वालेकुम अवान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर। इकबाल जफर झगड़ा साहब, मेंबर CEC PMLN, फॉर्मर गवर्नर ऑफ KPK, फॉर्मर सेनेटर, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल PMLN। अस्सलाम वालेकुम झगड़ा साहब, गुड टू सी यू आफ्टर वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब, एग्जीक्यूटिव, थैंक यू सर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट, फॉर्मर मेंबर प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। अस्सलाम वालेकुम सुलैरी साहब, बहुत शुक्रिया जी आपके टाइम का भी। कोई आज के अहम सवाल जवाब अपने मेहमानों से लेंगे। सवाल नंबर 1, हुकूमत का सनती शोबे पर सुपर टैक्सेस का ऐलान, कौन गारंटी देगा कि यह आम आदमी पर इसके असरात नहीं होंगे। सवाल नंबर 2, मार्केट क्रैश, सनतों को धचका, बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में हो छुपा इजाफा, महंगाई का तूफान, परेशान, सियासी लड़ाई में कैसे संभलेगा पाकिस्तान। सवाल नंबर 3, पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज, इस बार अकेला खान कैसे होगा कामयाब। सवाल नंबर 4, वज़ीर आज़म का ग्रैंड डायलॉग, मिसाक़ मईशत पर इसरार, PTI की मैं ना मानू की तकरार, इन हालात में कैसे होंगे नए इंतखाबात। सवाल नंबर 5, इदारों की गैर जानिबदारी पर भी उठते सवालात, इक़्तिदार में रहते हुए कुछ और इक़्तिदार से बाहर क्यों बदल जाते हैं ख्यालात। आज का आगाज़ करते हैं अली नवाज अवान साहब से। अली नवाज अवान साहब, मसला ये कि जब PTI से के किसी मेंबर से बात करो तो वो हमसे पूछते हैं कि अब मज़ा आ रहा है,
हमारे पास तो कोई जवाब नहीं होता। तो सर ज़रा आप बताइएगा कि इन मसाइल से निकलने का कोई हल है? वो तो बता दिया उन्होंने, नून लीग ने बता दिया है। मसाइल से हल निकलने का हल है कि अगर आप 4 प्यालियाँ चाय पीते थे तो 2 प्यालियों पे आ जाएं। अगर पहले एक बंदा 1 रोटी खाता था, अब 4 बंदे 1 रोटी खाएं। और अगर आप समझते हैं कि इससे भी गुजारा नहीं है तो उन्होंने इसका भी हल बता दिया कि आप रात भर मेहनत करें और ताकि जाके आप रूखी सूखी रोटी खा सकें। ये तो हल नून लीग बता चुकी हुई है। पर जो आज इन्होंने देखें पाकिस्तान के साथ कितनी बड़ी ज्यादती हुई है, जैसे आप पहले कह रहे थे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की इसके साथ, कि पाकिस्तान जो हम छोड़ के गए थे उसके अंदर आपकी प्रोग्रेसिव सिस्टम आया हुआ था। प्रोग्रेसिव सिस्टम क्या आया हुआ था कि पाकिस्तान की जो कंसेक्टिवली कोरोना के बावजूद 2 साल 6% ग्रोथ रही। वो किस तरह रही? 6% ग्रोथ इस तरह है कि जो आपके पैदावारी यूनिट है उन्होंने रिकॉर्ड तरक्की की और आपकी जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो 6.4% से ग्रो कर रही थी। आपका सर्विसेज सेक्टर 6.2% से तरक्की कर रहा था। आपकी एम्प्लॉयमेंट 55 लाख जो दूर नून और पीपल्स पार्टी को मिला के अगर एक साल में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा थी। आपका एग्रीकल्चर 4.4% से ग्रो कर रहा था। आपकी एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज मिला के $39 अरब पे पहुँच चुकी थी, जो $23.5 अरब छोड़ के गए थे। रिमिटेंसेज जो $18.5 अरब पे ये नून लीग छोड़ के गई थी, हम उसे $32 अरब पे ले गए थे। तो हर सेक्टर तरक्की कर रहा था, जॉब एम्प्लॉयमेंट हो रही थी और पाकिस्तान बड़ा प्रोग्रेसिवली आगे की तरफ जा रहा था। जो इकॉनमी ये $285 अरब की छोड़ के गए थे, हम उसे $385 अरब पे ले गए हुए थे। हुजम इकॉनमी का जो हुजम है उसको हमने डबल कर दिया हुआ था। सुनते जाइए पर कैपिटा इनकम सुनते जाइए। प्रोग्राम में करते हैं $1798 पाकिस्तान की। अच्छा सुने तो सही ना, 1708 अबान साहब सुनते लें। जी अबान साहब, मसला ये है माजरत के साथ कि अब तो हम आपको ये भी नहीं पूछ सकते कि आपको फिर क्यों निकाला, क्योंकि वो तो खुर्रम दस्तगीर साहब खुद ही उसका जवाब दे चुके हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ जाती हूँ। और नहीं पर इन्होंने किया क्या? देखिए नादिया, इन्होंने किया क्या? नादिया इन्होंने किया क्या? मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के साथ ज्यादती क्या हुई है। आज देखिए, पहले ये प्रीमेच्योर बजट लेके आए जिसमें 80 रुपए पेट्रोल और 120 रुपए इन्होंने डीजल बढ़ाया, जिसके अंदर जो 1500 रुपए आटे का थैला था 20 किलो वाला वो 1900 रुपए का कर दिया इन्होंने। जो इन्होंने बिजली की टैरिफ 45% से बढ़ाए, गैस टैरिफ 47 बढ़ाए। उसके बाद ये बस नहीं किया इन्होंने, फिर एक प्रोविजनल बजट लेके आए और आज एक खूनी बजट लेके आए हैं जिसके अंदर उन्होंने सुपर टैक्स लगा दिया है कि मैं आप उसी के बारे में जानना चाह रही हूँ। तो मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें अवान साहब, फिर वापस आऊंगी आपकी तरफ। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। आबिद सुलैरी साहब, अब मुझे ये बताएगा कि ये जो सुपर टैक्स है, सुपर टैक्सेस हैं, इसके इम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? मतलब हमने तो जो अब तक देखा है, सुना है, जो विटनेस किया है, जो ऑब्जर्व किया है कि जब कीमतें बढ़ती हैं सेठ अपना मुनाफा उतना इंटैक्ट रखता है, बाकी जो है वो आवाम से वसूल करता है, कॉस्ट अपनी कट करता है या फिर डाउन साइजिंग के नाम पे, राइट साइजिंग के नाम पे, और या अपनी कीमतों में इजाफा करके नाम पे। इस दफ़ा ये नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन लेगा कि आवाम पे इसके असरात ना पड़े? देखिए नादिया, जब टैक्सेशन बढ़ती है और स्पेशली जब कॉर्पोरेट सेक्टर में बढ़ती है तो जाहिर है वो कंज्यूमर्स को पास ऑन होते हैं और अल्टीमेटली कंज्यूमर ही को पे करने होते हैं। लेकिन असल इशू ये आ रहा है कि ये सारा कुछ करने के बावजूद अभी तक जिस पर्पस के लिए किया जा रहा है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और जो बजट था 10 जून वाला, अगर उसमें IMF की जो पॉलिसी डायरेक्शन थी उसके मुताबिक रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर्स उनको बैलेंस कर लिया जाता तो शायद नौबत यहाँ तक ना पहुँचती कि बजट पास होने से पहले नंबर्स जो है वो चेंज करना पड़ते हैं, क्योंकि वो बजट जो था उसमें आमदनी जो थी वो अनरियलिस्टिकली हाई दिखाई गई थी, स्पेशली 3 चीज़ों पे। सूबाई महसूलात के सरप्लस पे कि प्रोविंसेस जो हैं वो अपने बजट जो है उससे बचा के वो वफाक को पैसे देंगे, और दूसरा जो था वो गैस के सेस पे था जिसपे कि गैस कंपनीज और फर्टिलाइजर कंपनी लिटिगेशन में गई हैं, और तीसरा पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे था कि 50 रुपये पर लीटर कर दी जाएगी। और IMF ने उससे सवाल किया कि जी आपका ये जो 1750 अरब रुपए का जो आप आमदनी दिखा रहे हैं ये नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि इलेक्शन ईयर में आप 50 रुपये पर लीटर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ा पाएंगे, इसी तरह से सूबे अपना सरप्लस बजट नहीं देंगे, और ये जो गैस पे आप बात कर रहे हैं 200 अरब लेने की, वो स्टे लिया हुआ है कई सालों से कंपनीज ने, वो भी नहीं मिलेगा। तो हुकूमत ने अब अपनी आमदनी को पूरा करने के लिए सुपर टैक्स जो है वो नाफिज किया है, लेकिन अभी भी इसमें इफ्स एंड बट्स हैं, क्योंकि एक तो होता है कि
जो कारपोरेट टैक्स था, अगर वो पहले 29% था, उसको बढ़ा के 13 सेक्टर्स के लिए 10% बढ़ा दिया जाता, 39 हो जाता, बाकी सेक्टर्स में उसके लिए 4% बढ़ा दिया जाता। तो सुपर टैक्स की रजीम अपनी होती है। मैं नाज़रीन को सादा जुबान में ये कहना चाहता हूँ कि इसका फार्मूला कि ये किस आमदनी पे 10% लगेगा, क्या ये प्रॉफिट पे लगेगा, क्या ये उसकी ग्रॉस इनकम पे लगेगा, कब से ये लगेगा, 1 जुलाई से लगेगा या ये पिछले जो है टैक्स ईयर उससे लग रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें अभी हवा में हैं और जब तक ये चीज़ें आएंगी नहीं तब तक आप नंबर्स का अंदाजा नहीं कर सकते। IMF को जो है इस वक्त हमें 438 अरब रुपए का रेवेन्यू एक्स्ट्रा वो कमा के देना है, जो कि हम दिखाएंगे कि कहाँ से आ रहा है। तो अभी अगर आज आप किसी से बात करें कि इस सुपर टैक्स से कितने अरब हासिल होंगे, तो FPR को भी इसका नहीं पता होगा कि ये कितने अरब हासिल होंगे, जबकि दिन आपके पास सिर्फ 4 ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं जरा ये वाला बजट करने के लिए। ठीक है सुलैरी साहब। अच्छा, अब झगड़ा साहब, अब मुझे एक तो कुछ जवाबात है जो क्लैरिटी इसमें नहीं है, वो उसकी क्लैरिटी पर कुछ सवालात आबिद सुलैरी साहब ने उठा दिए हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू रिस्पॉन्ड प्लीज़ डू, अदरवाइज मुझे ये बताएं कि मेरा जो मेन कंसर्न है वो यही कंसर्न है कि आप ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हो, इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, लेकिन जो उससे आपका जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इफेक्टिव है वो आपका कंज्यूमर है। बहुत आसानी से ये पास ऑन हो जाते हैं कंज्यूमर पर। क्या आप लोगों ने कोई इस पे होमवर्क किया है कि ये कंज्यूमर पे पास ऑन ना हो? थैंक यू जी। सबसे पहले तो मैं जो मेरे साथ माशाल्लाह शरीक हैं इस गुफ्तगू में, उनको सलाम करता हूँ, वेलकम करता हूँ जी, और आपको भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। इनके सवालात और बातें मैंने सुनी। मैं अब इस पे अगर आपको बात करूं और इसके जो इन्होंने आदाद शुमार दिखाए हैं, जिसमें एक तो ये देख लें कि आपने जो सवाल उठाया, मेन कंसर्न ये था कि ये जो इफ़ेक्ट होगा ये आवाम पे जाएगा या नहीं जाएगा। ये देखें जी, आवाम के लिए ये देखना पड़ेगा कि जो कुछ आज हुकूमत कर रही है वो आवाम पे मौजूदा हालात में तो बोझ पड़ रहा है, और महंगाई जो है वो हम भी कहते हैं कि महंगाई जितनी भी कम कर सके कम करें, लेकिन इस वक्त तो जो मजबूरी थी वो IMF की तरफ से थी, और IMF में मजबूरी कैसे बनी वो तो ये छोड़ कर गए थे। देखिए, अगर इससे ये इनकार करते हैं तो मैं तो ये एहतराम है झगड़ा साहब, आपका बड़ा एहतराम है, लेकिन मैं ये पूछती हूँ कि इन्होंने आज मिफ्ता साहब कहते हैं कि इन्होंने सब्सिडी दी तो इन्होंने गलत किया। आज मरियम नवाज साहिबा कहती हैं कि ये बारूदी सुरंगें बिछा के गए थे सब्सिडी की मद में, और IMF की आप आज बातें बता रहे हैं, आप हमें मुल्क के हालात बता रहे हैं। जब महंगाई मुकाओ मार्च निकाल रहे थे तो ये कुछ नहीं पता था कि ये हालात है मुल्क के। देखिए जी, हाँ, सब कुछ पता था। महंगाई मुकाओ मार्च हमने क्यों निकाला था, ये भी इनसे पूछे ना। आवाम की हालत क्या हो गई थी, आवाम को 2 वक्त की रोटी नहीं मिली। आवाम में खून की एक बूंद नहीं बची है। देखिए जी, मानता हूं, मैं आपकी बात मानता हूं कि जो महंगाई है वो इतनी जबरदस्त है जो हम भी बर्दाश्त नहीं कर सकते खुद भी, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है ये अवाम की बेहतरी के लिए हो रहा है, और वो तो आपको अभी नजर आने लगा है। ये देख लें कि IMF ने आपको जो टारगेट्स दिए थे वो अब दे आर कन्विंस्ड कि ये गवर्नमेंट जो है वो ये सही डायरेक्शन में जा रही है। सर, nobody is convinced. I'm very sorry, sir. देखिए ये मैं आपको नहीं, give me a chance. अगर ये कन्विंस ना होते तो ये चाइना आपको ये पैसे देती जो अभी मिल गए हैं आपको। अच्छा, मेरी बात सुने, नहीं, लेट मी स्पीक। आपको सऊदी अरेबिया जो दे रहा है ये वैसे ही दे रहा है। ये जो दूसरे ममालिक आपको माशाल्लाह ऑफर कर रहे हैं, हर एक ने अपनी तरफ से ये कहा है कि चूंकि ये हुकूमत सही डायरेक्शन में जा रही है और इनके जो टारगेट्स हैं बिल्कुल ठीक है। सर, मुझे ब्रेक लेने दे, क्योंकि मुझे ब्रेक में जानना है कि वो कौन से ममालिक है जो हमसे ऑफर कर रहे हैं। लाइंस लगा के खड़े हुए और हम कह रहे हैं जी हमने नहीं लेना, हम खुद कफील हो चुके हैं।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, मैं कोई रिपोर्ट आपके सामने शेयर करूंगी बेसिकली बताने के लिए आवाम को कि सुपर टैक्स क्या है और सुपर टैक्स क्यों आयद किया जा रहा है। रिपोर्ट देखिएगा। सुपर टैक्स यानी वन टाइम टैक्स क्या है, ये क्यों लगाया जाता है और पाकिस्तान में सनतें इससे कैसे मुतासिर होंगी। सुपर टैक्स मखसूस टैक्स को कहा जाता है जो कि हंगामी हालात में लगाया जाता है। हुकूमत ने आज 10 बड़ी सनतों के ऊपर सुपर टैक्स लगाने का ऐलान किया। वजीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक सुपर टैक्स मुल्क में गुर्बत के खात्मे के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने सुपर टैक्स के बारे में वजाहत करते हुए बताया कि सुपर टैक्स 4% के हिसाब से तमाम शोबों पर लगेगा, जबकि 13 सनती शोबों पर 6% के हिसाब से इजाफा करके इनसे 10% की शरह से सुपर टैक्स वसूल किया जाएगा। वजीर खजाना की जानिब से ये भी कहा गया कि ये टैक्स सिर्फ वन टाइम यानी कि एक माली साल के लिए लगाया गया है और इस टैक्स के जरिए बजट खसारों को कम किया जाएगा। सुपर टैक्स की जद में आने वाले शोबों की कंपनियों पर इजाफी टैक्स लगने की वजह से आज स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, क्योंकि इन कंपनियों में से बड़ी तादाद स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्टेड हैं। सनतकारों के मुताबिक सनती शोबे पर गैस, बिजली और बुलंद शरह सूद की वजह से पहले ही बहुत ज्यादा दबाव है और सुपर टैक्स इस शोबे की तरक्की को मुतासिर करके मुल्क की इक्तिसादी तरक्की को मुतासिर करेगा। सवाल यह है कि क्या सनती कंपनियां और अमीर अफराद सुपर टैक्स अपने नफा की रकम से अदा करेंगे या इस टैक्स को अवाम तक मुंतकिल कर सकते हैं, जिसकी वजह से महंगाई में मजीद इजाफा होगा। क्या बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के बोझ तले दबा सनती शोबा सुपर टैक्स के दबाव को बर्दाश्त कर सकेगा या टैक्सेस के मजीद दबाव से बेरोजगारी में इजाफा होगा। जी नाज़रीन, आपने ये रिपोर्ट देखी। अच्छा, अली नवाज अवान साहब, जो हालात है जिसका हमने अपने सवालों में भी जिक्र किया, अब बात जो है वो सियासत से बढ़कर रियासत बचाओ तक आती दिखाई दे रही है। इसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि वज़ीर आज़म बारहा कह रहे हैं मिसाक़ मईशत कर लीजिए, आके मिल बैठिए, बातचीत कर लीजिए, इसके अलावा इन चीज़ों का कोई हल नहीं है। इसका जवाब दीजिएगा कि अब सियासत नहीं, रियासत बचानी है। इस रियासत को बचाने के लिए क्या PTI संजीदा है? और उसके साथ साथ अगर उन मुल्कों के नाम आपको पता है जो हमारे जो खड़े हुए हैं कि हमसे पैसे ले लो, वो मुझे ज़रूर बताएगा, मुझे नहीं मिले। अच्छा, अगर बेस ये बनाई जाए कि जिन मुल्कों ने पैसे दिए हैं पाकिस्तान को सपोर्ट किया है, तो उन बेसिस पे तो हुकूमत जानी नहीं चाहिए थी। ये सऊदी अरब गए और सऊदी अरब ने अटैच कर दिया, अगर IMF के साथ आपकी डील होती है तो फिर हम किसी एग्रीमेंट में जा सकते हैं। ये कतर गए, ये UAE गए और सारे मुल्कों ने इनको इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर आप IMF के पास जाते हैं और कोई एग्रीमेंट साइन करते हैं तो उसके बाद हम देखेंगे। अगर हम उसको देख लें, जब हमारी गवर्नमेंट आई थी तो उस वक्त सऊदी अरब ने, कतर ने, UAE ने, चाइना ने हमें सपोर्ट किया था और हम उसके 1 साल बाद IMF के प्रोग्राम में किसी ने ये शर्त आयद नहीं की थी कि आप पहले IMF के पास जाएं, पहले उनसे एग्रीमेंट करें और फिर हम आपको कोई लाइंस ऑफर करेंगे। तो इन बेसिस पे अगर जाएं तो फिर हुकूमत जानी नहीं चाहिए थी। और मेरा वही रियासत से भी यही सवाल है कि रियासत को जैसे पहले उनके जो स्पोक्स पर्सन है DGI ASPR आज भी सामने आना चाहिए था। मेरा उनसे मुतालबा है 2 चीज़ों के ऊपर। एक तो खुर्रम तस्तगीर के बयान के ऊपर उनको रिप्लाई देनी चाहिए, बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं उन्होंने। और सेकेंडली आज उन्हें बताना चाहिए था कि आज स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई है और जो डॉलर फ्री फॉल पे चला गया हुआ है उसकी क्या वजूहात है। आगे चले जाते हैं कि आपने कहा कि आपने जो रिपोर्ट सुनाई, अब ये देखें ऑलरेडी 3 महीने के अंदर जो आपकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो सुकड़ रही है। सीमेंट इंडस्ट्री ऑलरेडी 16% से सुकड़ गई है। अगर सीमेंट इंडस्ट्री सुकड़ती है तो आपके हाउसिंग के शोबे को डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। हाउसिंग के शोबे के अंदर जो सबसे ज़्यादा आपकी लेबर है वो डायरेक्टली अटैच्ड है। जब आपकी हाउसिंग पे इफेक्ट आएगा, सीमेंट महंगा होगा, स्टील महंगी होगी, तो लोग घर बनाना कम करेंगे, तामीरात कम करेंगे, उससे जो एम्प्लॉयमेंट है वो आपकी नेगेटिव की तरफ जाने लगेगी। आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो 4.4 से ग्रो कर रहा था, आज उसके आपने फर्टिलाइजर्स के ऊपर टैक्स लगा दिया है, सुपर टैक्स 10%। अब आपकी खादें महंगी हो जाएंगी। किसान के ऊपर पहले आपने जुल्म किया कि आपने जो डीजल की प्राइसेस 120 रुपये ज़्यादा की, लोगों को जो पानी लगाना होता है फसलों के लिए वो ऑलरेडी इतना महंगा हो चुका हुआ है, उसके बाद खाद महंगी हो जाएगी तो वो आपका एग्रीकल्चर सुकड़ जाएगा। 70% लोग पाकिस्तान के अंदर एग्रीकल्चर के साथ एसोसिएटेड है, या वो किसी ना किसी तरह खुद फसल उगाते हैं या फसल के बिजनेस से अटैच्ड है। शुगर, उसके ऊपर आपने 10% टैक्स लगा दिया, अब चीनी और महंगी होगी। टेक्सटाइल, जिसके ऊपर आपको फ़ख्र है कि पाकिस्तान में
10 साल बाद पहली दफ़ा एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुई हैं, 39 अरब डॉलर तक हम पहुंच गए हैं, जिसमें टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर उसे इंटरनल भी लीजिए पाकिस्तान के अंदर भी, तो आप मुझे बताएं कि जो लोगों की बाइंग पावर पहले ही कम हो चुकी हुई है, उसके ऊपर 10% आप और टैक्स लगा देंगे, कौन इस सेक्टर में? ऑयल एंड गैस पहले 120 रुपए, उसके बाद 60 रुपए, तो मुझे भाई और महंगे होंगे। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, बिल्कुल आप ये जो बजट है ना, ये गरीब, ये इन्होंने नाज़िर सुन लो आखिरी जुमला, बचाओ पे अमल करने की पोजीशन में है। मैं एक बात तो सुन ले, इन्होंने कहा ये टैक्स अवाम के मसलों के हल के लिए गुर्बत मकाओ बजट है, ये गरीब मकाओ बजट है, ये इससे गरीब खत्म हो जाएगा। आप ये सोचें कि पाकिस्तान में ऑलरेडी 28% इन्फ्लेशन हो चुकी हुई है, जो आपका सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है वो 28% पे पहुंच चुका हुआ है। जो अब इकदाम हुए हैं ये 35 से 40% के ऊपर जाके आपकी इन्फ्लेशन ठहरेगी। तो मुझे सिर्फ ये बताएं कि किस तरह आगे की। जी मुझे भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, यही सवाल हम कर रहे हैं सुलहरी साहब। हर हुकूमत, हर मुल्क उसको मशरूत कर रहा है कि आप IMF के साथ डील करें। IMF की डील में अभी तक क्लैरिटी नहीं है। आज भी मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे थे कि अगर उन्होंने मान लिया, अब ऐसे में चाइना ने 2 अरब 30 करोड़ डॉलर देने की बात की और मेरे ख्याल शायद मिल गए। अब ये कितना संभाला देंगे मईशत को, प्लस ग्रैंड अगर कोई डायलॉग होता है, कोई बैठ के बातचीत होती है, किसी किस्म के मिसाकी मईशत होता है, आपको लगता है कि इट विल वर्क और नीड अ पहले तो मैं जो चाइनीज लोन है उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि ये कमर्शियल लोन है। ये जो चाइनीज साइबर, जैसे हमारा काइबर होता है, जो उनका इंटरेस्ट रेट है, उससे 1.5% महंगे इंटरेस्ट पे पाकिस्तान को मिला है। तो ये वो डेवलपमेंट लोन या सीपैक वाला लोन नहीं, ये अच्छा खासा महंगा लोन है। लेकिन ये इस वक्त ज़रूरी है कि कम अज़ कम ये हिट कर गया ऑलरेडी स्टेट बैंक के ज़खायर को। तो वो ज़खायर जो कि 8.9 बिलियन डॉलर पे सिर्फ 5.5 हफ्ते की इंपोर्ट के लिए रह गए थे, तो उसमें थोड़ा सा ये इजाफा कर देगा और कुछ जो है इस्तेहकाम वो आ जाएगा। दूसरी बात इस वक्त ये है कि प्रोबेबली राइट नाउ हमें देखना है कि आगे क्या है। पीछे की गलतियां जो हैं सबकी दोहराते चले जाएंगे तो शायद हम 6 महीने इसी तरह से और लड़ते रहें। आगे हमें ये देखना है कि इलेक्शंस के बाद जो पार्टी भी चाह रही है कि उसका वो हुकूमत बनाएगी, जो दावा करती है कि वो जीत के हुकूमत बनाने की पोजीशन में है, उसको आज मईशत के बारे में सोचना चाहिए कि कौन से ऐसे इकदाम हो सकते हैं जो कि मईशत को मुस्तहकम कर सकें, ताकि इलेक्शन के बाद आने वाली हुकूमत को दोबारा से इन सारी प्रॉब्लम्स की तरफ ना जाना पड़े। उनके पास जो भी अवाम उनको मैंडेट दें वो इस तरक्की के सफर को आगे लेके जा सके। ये मौजूदा सेटअप भी हो सकता है, PTI हो सकती है। इसी सिलसिले में बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी ऐसी बात नहीं कि जिसमें बात ना हो सके। जगरा साहब आपसे ज़रा तवील जवाब लेना है तफसीलन, तो मैं एक ब्रेक इजाज़त दीजिएगा। ब्रेक के बाद आती हूँ। ग्रैंड डायलॉग की ऑफर्स बार बार वज़ीर आज़म साहब की जानिब से हो रही हैं। PTI का कहना यह है कि आप एजेंडा में इंतखाबात की भी बात रखें, इंतखाबात की नई तारीख की भी बात रखें, तो फिर हम मिलकर बैठने को तैयार हैं। तो मेरा ख्याल है इसमें कोई हर्ज नहीं है कि अगर मुल्क और कौम के वसी तर मफाद में आप एजेंडा में शामिल कर लीजिए, मिलके बैठिए, इनको कन्वेंस कीजिए या आप कन्वेंस हो जाइए, लेकिन मुल्क तो आगे बढ़े। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद। और प्रोग्राम में मुझे जानना है जो आने वाले ज़िमनी इंतखाबात भी हो रहे हैं पंजाब में, तहरीक इंसाफ का एक बड़ा इम्तिहान होगा, तहरीक इम्तिहान ही निकल रहा है मुझसे। अच्छा झगड़ा साहब, अब मसला ये है कि वज़ीर आज़म बारहा कह रहे हैं कि आइए जी ग्रैंड डायलॉग कर लेते हैं, इसके बगैर नहीं निकल सकते, मिसाक़े मईशत कर लेते हैं, इसके बगैर नहीं निकल सकते। PTI की शर्त यह है कि आप एजेंडा बनाएं, एजेंडा में नए इंतखाबात की तारीख का भी लिखें कि उस पर भी बातचीत होगी। तो सर इतना तो आप, इतनी बड़ी हुकूमत है, इतने सारे आपके इत्तेहादी हैं, इतनी तो फ्लेक्सिबिलिटी आपको रखनी पड़ेगी ताकि आप इनको टेबल पर लेकर आएँ, होनी चाहिए। जी देखें जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू माय माशाल्लाह जो मेरे साथ शरीक हैं इस वक्त प्रोग्राम में, अली नवाज अवान पहले हाँ जी दोनों साहिबान ने जो बातें की, तो यकीन करें विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन मुझे अफसोस हो रहा था कि ये जो बात कर रहे हैं तो ये तो मीसा के मईशत जो है और ग्रैंड डायलॉग की
ये बात तो स्टार्ट किसने की है? मीसा के मईशत अभी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज साहब अपोजिशन में थे जब उन्होंने ये इनको ऑफ़र किया था कि एक मीसा के मईशत होनी चाहिए, और ग्रैंड डायलॉग का भी हमने इनको ये प्रपोज किया है कि हम बैठकर अगर फैसले करेंगे तो तब हम जाके इस मुल्क को और इस कौम को इन मुश्किलात से निकाल सकेंगे। सर, उस डायलॉग के एजेंडा में ये शामिल होगा? ये शामिल हो सकता है। की डेट पर भी बात होगी? जी, नए इंतखाबात की डेट मैंने आपको कह दिया है ना, उस पर तो बात हो सकती है, लेकिन क्या बात होगी जब हमने कह दिया है कि ड्यू डेट पे जो इलेक्शंस हैं, क्या इस पे किसी को एतराज है? देखिए, ड्यू डेट पे इलेक्शन अगर होते हैं तो ये तो इनकी भी डिमांड थी कि इलेक्शन जो है अपने वक्त पर होने चाहिए। तो हम तो वक्त की बात कर रहे हैं कि अपने वक्त पर इंशाल्लाह इलेक्शंस हम करेंगे, और इनको इस पे परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें हम बैठ के इनके साथ जो भी एग्रीमेंट करना चाहते हैं वो भी करने के लिए तैयार हैं। हमने तो जहाँ भी एग्रीमेंट की बात हुई है हमने इनको कहा आए और ग्रैंड डायलॉग में बैठें और एग्रीमेंट्स करें, जो एग्रीमेंट आप कहेंगे हम उसके लिए इस मुल्क को और कौम को इन हालात से निकालने के लिए यही एक रास्ता है। आप किन एग्रीमेंट्स की बात कर रहे हैं? है ना जी, ये आपने कहा ना कि ये एग्रीमेंट चाहते हैं कि इलेक्शन के डेट्स पे बात होगी, तो कर लें ये एग्रीमेंट। नहीं, मैंने नहीं कहा सर, मैंने ये कहा कि वो ये कहते हैं कि आप जो भी ग्रैंड डायलॉग का एजेंडा बनाएं, उस एजेंडा में ये शामिल करें कि नए इंतखाबात कब होंगे और उसकी डेट कभी अनाउंस की जाएगी। ये फिर आप वो ये रिपीट कर रही हैं ना, मैं तो ये कह चुका हूँ कि नए आप ये कह चुके हैं, नहीं तो फिर मैं नहीं समझू। ठीक है सर, नए चलने दे फिर, जो जिस तरह से चीजें चल रही हैं। अली नवाज अवान साहब, पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी इस हवाले से कोई बात की है और कुछ इल्ज़ामात भी लगाए हैं। वो जरा छोटा सा क्लिप है, सुनिएगा, फिर आपसे जवाब लेती हूँ। ये इलेक्शन 20 सीटों का नहीं है, ये इलेक्शन हमजा शहबाज शरीफ के मुस्तकबिल का है। मार्केट में जो बाज गश्त है वो ये है 18 सीटें नून की, 2 सीटें पीटीआई की। विजिबल हाथ भी हैं, इनविजिबल हाथ भी हैं। जी नाज़रीन, विजिबल हाथ भी हैं, इनविजिबल हाथ भी हैं। सवाल हमारा यही था कि पहली दफ़ा अकेला खान कैसे जीतेगा ये इंतखाबात, कैसे होगा? मतलब मेरा अकेला से मुराद को गलत ना ले ले कोई, मेरा मतलब है सारी की सारी सियासी जमातें एक तरफ हैं और इमरान खान साहब एक तरफ हैं। अली नवाज अवान साहब। जी, से पहले जो झगड़ा साहब और आप भी सवाल उठा रही थी बार बार, देखिए इस मुल्क में 2 दफ़ा ये कोशिश की गई। एक दफ़ा वो आप ये याद है मिसाक जमहूरियत हुआ था और उसके समरात आज पाकिस्तान की आवाम सह रही है। मिसाक जमहूरियत के बाद आपने देखा कि जो सारी पार्टी जो मिसाक जमहूरियत में साथ थी उन्होंने आके किया क्या, उन्होंने आके किया कि जो FIA के अंदर उनके जो केसेस चल रहे थे उन तफ्तीशी अफसरों को चेंज किया। प्रोसिक्यूटर्स आपने लगाए। डॉक्टर रिजवान दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए, मकसूद चपड़ासी हलाक हो गया और उसके साथ 3 लोग और, एक ने अभी रिसेंटली खुदकुशी की है। उसके बाद उन्होंने जो मिसाक जमहूरियत किया था उसको मनोअन उसके ऊपर अमल करते हुए नैब के ऊपर लेजिस्लेशन की, नैब को टूथलेस कर दिया, पाकिस्तान के अंदर जंगल का कानून बना दिया। पाकिस्तान के अंदर जो लोगों को मैसेज दिया गया कि आपने अगर चोरी करनी है तो आप डाका डालें, आपने अगर टैक्स चोरी करनी है तो आप इतनी बड़ी करें कोई आपको हाथ ना डाल सके। अगर आपने किसी तरह का भी पाकिस्तान को ज़िद पहुंचानी है तो इस बड़ी तादाद में होनी चाहिए कि पता चल जाए पूरी पाकिस्तान की आवाम को कि आप अनटचेबल हैं। आप ये देखें कि एक लेजिस्लेशन, टारगेटेड लेजिस्लेशन, कि पहली दफ़ा कि आप बेनामी अकाउंट्स का नहीं पूछा जाएगा कि नादिया अपने बच्चों के नाम और अपने फैमिली के नाम कोई करप्शन का पैसा रख देती है तो उसे नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब है कि नवाज शरीफ और उनकी फैमिली एग्जिट कर गई। जो आपकी इंटरनेशनली अगर आपके पास कोई सबूत आता है इंटरनेशनली म्यूचुअल करस्पॉन्डेंस के थ्रू तो वो चैलेंजेबल होगा, वो इसको पूछा नहीं जाएगा। इसका मतलब है मरीम नवाज जो कहती थी मेरी इंग्लैंड तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है और बाद में वो बेनिफिशियल ओनर लिखी थी एवनफील्ड अपार्टमेंट्स की, उनको एग्जिट मिल गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि नैब ने प्रूव करना है अगर मैंने करप्शन किया है
तो बारे इल्जाम जो है वो नैब ने लगाना है और नैब ने प्रूव करना है कि आपकी मनी ट्रेल का कानून खत्म कर दिया गया। वक्त की थोड़ी सी कमी है तो जरा पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात पे सर आ जाए तो मैं मशकूर होंगी आपकी। देखिए इस वक्त तो प्री पोल रिगिंग जारी है। प्री पोल रिगिंग किस तरह जारी है? इनविजिबल हाथ इस वक्त, मैं आपको बता रहा हूं, सुनते जाए, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस वक्त जो देखें कि एक अभी इलेक्शन कराची के अंदर हुआ है, डस्का के अंदर 3:30 बजे सुमोटो नोटिस लिया जाता है और 14 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट की वजह से उसको कालादम करार दे दिया जाता है। सुलेरी साहब मुझे बताएगा कि जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है ये इकोनॉमी के लिए कितनी हार्मफुल है और इस तरह से हम नए इंतखाबात में जा सकते हैं इन हालात में या नहीं जा सकते? देखिए इकोनॉमिक सिचुएशन की कॉन्टेक्स्ट में बात कर रही हूँ, सियासी जमात से नहीं, लेकिन अवान साहब की बात सुन के मैं ये सोचने पे मजबूर हो रहा हूँ कि अगर ये सारी चीज़ें इनकी फेवर में नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी इनकी फेवर में नहीं, तो फिर पीटीआई नए इलेक्शन का मुतालबा जो है वो किस बेस पे कर रही है? वो इलेक्शन भी तो यही इलेक्शन कमीशन करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें तो अगर अवान साहब बता रहे हैं कि ज़िमनी इंतखाबात में इसकी फेवर में नहीं, तो फिर जनरल इलेक्शन में इनको कौन गारंटी देगा कि जी रिजल्ट जो है वाकई इनकी फेवर में आएंगे? कौन गारंटी देगा? बिल्कुल दुरुस्त सवाल। जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी की हाँ जी, इट्स अ किलर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इट्स अ किलर फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। जब मैं बैरून मुल्क का इन्वेस्टर हूँ, मैं पाकिस्तानी इन्वेस्टर हूँ, मैं एक आम शहरी हूँ, अगर मुझे पता ही नहीं कि कल मेरी पॉलिसीज क्या होंगी, टैक्स रेट क्या होंगे, मुझे किस गवर्नमेंट से बात करनी है, तो मैं क्यों इस मुल्क की इकोनॉमी पर ट्रस्ट करूंगा? तो ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जितनी जल्दी खत्म हो वो उतना ही बेहतर है हमारी इकोनॉमी के लिए। और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ख़त्म करना हुकूमत के हाथ में होता है। जब ये ऑपोजिशन में थे तो ये बताते थे कि हुकूमत को रवैये तब्दील करने होंगे, उनको फ्लैक्सिबिलिटी शो करनी होगी, लेकिन आज ये करने को तैयार नहीं है। बड़ी माजरत के साथ बहुत शुक्रिया झगड़ा साहब, अवान साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।